तो इस मामले में सजेशन सब क्या क्या हो सकते हैं देखिए। सर्विसेज याद है ना आप लोगों को? हाँ बताइए। हाँ, अगर आपको 27 में आपने एग्जाम दिया और आप आईपीएस बन गए तो आपको 28 में एक एग्जाम और मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 26 का नोटिफिकेशन है, 27 वाले में लिखा होगा कि 27 में एग्जाम देने वालों को 28 में अटेम्प्ट मिलेगा। सरल बात यह कि जब भी आप आईपीएस बनेंगे उसके बाद मैक्सिमम एक ही अटेम्प्ट आपके पास है, बशर्ते आईपीएस सीधे बन गए पहली बार में। अगर पहली बार में आईआरएस बने, दूसरी बार में आईपीएस बने तो एक भी नहीं मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है अभी भी? पूरी क्लैरिटी है ना? चलो, अब सवाल है कि जब भी आप भरेंगे सर्विस प्रेफरेंसेस तो किस तरीके से भरनी चाहिए। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जो सामान्य रूप से क्रम है आपका, नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए, और एक है कि इस बार के लिए जो स्पेशल सिचुएशन है, टेम्परेरी, अगर आपको इस बार एग्जाम देना हो और आपको लग रहा है कि फंस गए, ये हमारे समय में क्यों हुआ, तो थोड़ा सा अगर आपको चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा ये समझ लेते हैं। सरल भाषा में, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जिस तरह आपको लगे तैयारी ऐसी है कि बस ज्वालामुखी धड़क रहा है, बस पेपर सामने आए मेरे, ऐसा लावा उसके ऊपर गिरेगा, तो नॉर्मल वाला है। और अगर तैयारी कम हो और एग्जाम दूं ना दूं डाउट है, दे देता हूं, वो वाली स्थिति हो, तो ये वाला रास्ता निकालेंगे। तो नॉर्मल में क्या है, देखिए पहली जो प्रेफरेंस होती है उसमें आपको, मैं तो कहूंगा कि आईएएस रखना चाहिए। आईएएस तो आईएएस होता है मतलब बाकी नौकरियों की तुलना में बेहतर तो है ही। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कहेंगे कि ना, हमको तो आईएफएस बनना है, हमें तो उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। और ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे ना, हमको तो वर्दी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो नंबर 1 पर जनरली आईएएस। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है विदेश या पुलिस का, तो आईएएस के लिए कुछ होने की जरूरत नहीं है। कोई जुनून अगर है आपके अंदर पुलिस को लेके या विदेश को लेके, तो वो सोचिए। अगर कोई जुनून नहीं है या सामान्य रूप से सब नौकरियां अच्छी लगती हैं या आईएएस अच्छा लगता ही है, तो नंबर 1 पे कौन सा रखना है? आईएएस। आईएफएस वही लोग रखें जिनको पक्का भरोसा है कि विदेश में बढ़िया टाइम गुजार सकते हैं। विदेश में 3 दिन लगते हैं बड़े अच्छे, चौथे दिन से होने लगती है बेचैनी। जी, कौन आप बोल रही हैं? हाँ, कुछ नहीं, आईएफएस में हो गए तो परम धाम है वो उसके बाद कोई चेंज संभव नहीं है बिना रिजाइन किए। हाँ, आईपीएस बनने के बाद आईएफएस बन सकते हैं, सिर्फ आईपीएस में है। अगर आप आईपीएस बन गए तो 1 साल और मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। आईएएस या आईएफएस बन गए तो एग्जाम नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते उसके बाद। अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों को कुछ कुछ? सरल सी बात, अगर आप आईएएस या आईएफएस में आ गए तो एग्जाम नहीं दे सकते, आईपीएस में आए तो एक बार दे सकते हैं, सिंपल बात है ना, बस खत्म। अगर आपने एक बार आईपीएस निकाल लिया, फिर से एग्जाम दिए नहीं हुआ, खत्म आईपीएस, फिर पुलिस सेवा में जीवन गुजारिए। और नहीं तो एक पत्र लिखना होगा जिसको त्याग पत्र कहते हैं त्याग पत्र दे के, रेजिग्नेशन दे के फिर दीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बाकी एज अटेम्प्ट वो सब होने चाहिए, ये नहीं कि एज अटेम्प्ट चला गया और इस्तीफा भी दे दिया। मतलब इस्तीफा देने के बाद भी वही एलिजिबल है जिनके पास एज अटेम्प्ट बचे हुए हैं, उन्हीं के लिए। यहां मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं। देखिए, अगर आपको आईएएस तो फिर आमतौर पर सबको चाहिए होता है। अगर आपको आईएफएस चाहिए पूरी शिद्दत से, तो नंबर 1 पे रखना, इंटरव्यू में आपको फायदा मिल जाएगा ठीक ठाक उससे। आईपीएस बहुत शिद्दत से चाहिए तो आईपीएस नंबर 1 पे रखना, बड़ा फायदा मिल जाएगा उसका, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिल जाती है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि आईएफएस आईपीएस में ज्यादा लोग वो हैं जो आईएएस नहीं बन पाए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सी रहती है। तो जो दिल से बनना चाहता है उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगर आपको आईएफएस नहीं चाहिए, मान लीजिए, तो जो 5-6 लोगों को मैं जानता हूं जो फंसे आईएफएस में, कैसे फंसे,
उन्होंने आईएएस के बाद गलती से आईएफएस भर दिया। मान लो कि वो जनरल में है, 75 तक आईएएस मिल जाता है, और मान लो रैंक आ गया 78, आईएएस तो नहीं मिला, किसमें फंस गए? आईएफएस में। कुछ लोगों ने और सियानापन दिखाया, आईएएस के बाद आईपीएस, फिर आईएफएस। अब नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपका आईएएस के बाद आईपीएस है तो आईएफएस आपको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आईपीएस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में अगर देखें 225 के आसपास रहती है, और आईएफएस की आमतौर पे 100, 110, 120, 125 के बीच में रहती है। तो आईपीएस नहीं मिला, 225 रैंक तक नहीं आ पा रहे, तो 125 वाला कैसे मिलेगा? नहीं मिलता है। पर क्या होता है, किसी किसी की कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है, मैं कुंडली वुंडली मानता नहीं, मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं कि ऐसी किस्मत लेके पैदा हुए हैं। मैंने एक कहानी सुनी, मैंने इसी क्लास में सुनाई भी थी। एक आदमी पूल में नहा रहा था, स्विमिंग पूल में, या तालाब समझिए, तालाब में नहा रहा था, बड़ा मजा आ रहा था उसको। पड़ोस के जंगलों में आग लग गई, हेलीकॉप्टर आग बुझा रहे थे। हेलीकॉप्टर पानी ढूंढ रहा था, तालाब से पानी निकाला, भाई साहब नहाते हुए ऊपर उठ गए और जाके आग पे फेंक दिया। अब बेचारा तालाब में नहाता हुआ आदमी, उससे कोई मशीन उठा के ले गई और जंगल में आग पे फेंक दिया उसको। आप उसकी नियति सोच रहे। अब इससे लोग कहेंगे उसका भाग्य ऐसा था, कर्म ऐसे किए होंगे, मुझे नहीं पता क्या किया होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना, कुछ तो गलत हो रहा है। अब किसी किसी का ये भी होता है। अब मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। बहुत सियाना बन के उसने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भरा, ठीक। मान लीजिए उसका रैंक आ गया 80 जनरल से। आईएएस मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। आईपीएस मिल जाएगा, आईएफएस भी मिल सकता है, पर आईपीएस मिलेगा क्योंकि नंबर 2 पे आईपीएस है। दुर्भाग्य से आईपीएस के लिए मेडिकली अनफिट हो गया। मेडिकली अनफिट आईपीएस के लिए होना अलग बात है, बाकी के लिए अलग बात है। आईपीएस के लिए मेडिकल अनफिट होना बहुत सामान्य सी बात है, बहुत लोग हो जाते हैं। आईएएस में सब कुछ नहीं होता, आईएफएस में सब कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे पीडब्ल्यूबीडी होता है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिनको हम फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते थे पहले, आईपीएस में एलिजिबल नहीं है। आईएएस में है, आईएफएस में है, हर सर्विस में है, केवल पुलिस में नहीं है, और एक आईआरटीएस में एलिजिबल नहीं होते हैं अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो। सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए कि उसको पता नहीं था कि वो कलर ब्लाइंड है, पता ही नहीं था, कभी बात सामने आई नहीं, सोचा ही नहीं कभी, धूमधाम से आईपीएस भरा। मेडिकल में है कि कलर ब्लाइंड है, और रिपोर्ट में क्या लिखा है? एलिजिबल फॉर ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट पुलिस सर्विसेज। अब इसको आईपीएस नहीं मिल सकता, डानिप्स नहीं मिल सकता, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस नहीं मिलेगी, और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस नहीं मिलेगी। 4 नहीं मिलेंगी, बाकी सब मिल सकती है। और एक आईआरएमएस ट्रैफिक, वो नहीं मिलेगी। अब वो तो मिली नहीं, तो नीचे देखेंगे रैंक सेट हो गया, तो भाई साहब अब कहाँ हैं? युगांडा में है, और तालाब में नहा रहे हैं। मतलब भाई बुरा मत मानना कोई, है ना, आप में से कोई जो सर्विस आपको पसंद है आप वही लीजिए। मैं तो क्या बता रहा हूँ क्या क्या होता है। मैं जिसकी कहानी बता रहा हूँ उसको आईएफएस नहीं बनना था, उसे समझदार से आईपीएस लिख भी दिया था ऊपर। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आईएफएस नहीं बनना है तो या तो लिखो ही मत, काट दो कि नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये भी ऑप्शन होता है, आप भर सकते हैं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप भरते हैं नंबर पे, अब आप आईएफएस को 25वें नंबर पे भरें, 20वें नंबर पे भरें, अब तो 23 सर्विस है, मान लीजिए 20वें नंबर पे भरा, तो ये आईएफएस का अपमान हो जाता है। इसमें कहेंगे आपने इतना अपमान कैसे कर दिया, ये भी खराब लगता है। तो मेरा सिंपल सुझाव ये है कि अगर आईएफएस बिल्कुल नहीं चाहिए पर भरना जरूरी है तो नंबर 4 पे भरना। नंबर 4 पर किसी हालत में मिल ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं मिलेगा, और सम्मान भी बना रहेगा। पूछेंगे 4 पे क्यों भरा? बोलो सर नहीं चाहिए था इसलिए भरा है। सिंपल बात है, नहीं चाहिए मुझे, क्यों जबरदस्ती क्या? भाई मुझे विदेश में नहीं जाना, मुझे भारत में रहना, मुझे अफ्रीका में नहीं जाना, मुझे
नहीं जाना वेनेजुएला में भाई, उठा के ले जाके अब तो कोई मुझे वहां से मैं क्यों अब वेनेजुएला में रहूंगा भाई, मुझे चीन में नहीं रहना। और कोई शाकाहारी आदमी, उसको बड़ी दिक्कत है विदेश जाके, विदेशों में बड़ा मुश्किल है शाकाहारियों के लिए। जी पाकिस्तान जा सकते हैं, हाँ, एकदम जा सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब बड़ी बात मानी जाती है विदेश सेवा में, चाहिए मुझे, क्यों जबरदस्ती क्या भाई, मुझे विदेश में नहीं जाना, मुझे भारत में रहना, मुझे अफ्रीका में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना वेनेजुएला में भाई, उठा के ले जाके अब तो कोई मुझे वहां से मैं क्यों अब वेनेजुएला में रहूंगा भाई, मुझे चीन में नहीं रहना। और कोई शाकाहारी आदमी, उसको बड़ी दिक्कत है विदेश जाके, विदेशों में बड़ा मुश्किल है शाकाहारियों के लिए। जी पाकिस्तान जा सकते हैं, हाँ, एकदम जा सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब बड़ी बात मानी जाती है विदेश सेवा में, जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें पाकिस्तान आता है। तो यदि कोई IFS पाकिस्तान में पोस्टेड है, इसका मतलब वो अच्छा काम करता है। नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि फिल्म बने आपके ऊपर भी एक, जैसे अभी द डिप्लोमेट नाम से फिल्म आई है ना, अच्छी फिल्म है वो, अगर आप चाह रहे हैं ऐसी कोई फिल्म बने, आप जरूर IFS में जाएं। मैं तो पहले ही IFS नंबर 1 पे रखो जिसका मन है। मैं तो कह रहा हूं जिसका मन एकदम नहीं है, जिसको विदेश में नहीं रहना है, वो फंस ना जाए, इसलिए कह रहा हूं कि 4 पे रखना। और जिसको लगता है फंसेंगे तो फंसेंगे, मजा आएगा, वो नंबर 2 पे रख ले। और जिसके जीवन का उद्देश्य ही विदेश में रहना है, वो नंबर 1 पे रखे। स्पष्ट हो गया? तो IAS नंबर 1, नंबर 2 भौकाल वाले IPS, और दुनिया वाले IFS। पहले 3 पे जनरली आप इनको रख सकते हैं, लेकिन जिनको देश में ही रहना है वो IFS को नंबर 4 पे रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप सबका अलग अलग बनेगा, इसलिए मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूं, मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूं। अगर 3 तक हो गया, या 1, 2 और 4 हो गया मान लीजिए, तो उसके बाद के जो 2 हैं, या तो 4, 5 या 3 और 5 कह लीजिए, उस पर जनरली IRS को रखा जाता है। IRS की 2 सर्विसेज हैं। पहले के जमाने में इनकम टैक्स को हमेशा बेहतर मानते थे। पिछले कुछ साल से जो मेरा अनुभव है वो ये है कि आजकल IRS कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़ी बेहतर मानी जाती है। IT में पिछले कुछ सालों से उतना न पब्लिक डीलिंग है, न उतना उनका, क्या कहेंगे आपकी भाषा में, भौकाल थोड़ा कम हो गया है। कस्टम एक्साइज में क्या है कि 3 डिपार्टमेंट्स, उसमें नार्कोटिक्स भी है, GST भी है, कस्टम्स भी है, तो वेरिएशन है, कभी आप यहाँ कभी वहां कभी वहां। इनकम टैक्स वाले में जनरली काम की नेचर एक जैसी है। और जब से सरकार ने कुछ साल से वो कर दिया ना कि अब फेसलेस सिस्टम बना दिया है रेवेन्यू सिस्टम में, तो जनरली किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी से मिलना नहीं होता है। वो सब चीजें ऑनलाइन साइबर लेवल पे होती हैं। पता भी नहीं होता कि नोटिस कौन देगा, पता भी नहीं कि हम किसको जवाब दे रहे हैं, सब मतलब साइबर लेवल पे होता है। तो अधिकारियों के अंदर जनरल ये ट्रेंड इस समय है कि अगर आपको IRS बनना है तो ज्यादा अच्छा ये है, उसके बाद ये है, इतना ही अंतर है 19-20 का ही। तो IRS कस्टम एक्साइज को ऊपर रख सकते हैं। तो कितनी सर्विस हो गई? 5 हो गई। इन 5 के बाद जो 2 सर्विसेज जनरली बहुत अच्छी मानी जाती है, उनमें से एक है IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इस सर्विस में क्या है कि CAG आप जानते क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग के अंदर लोग काम करते हैं उन सबको बोलते हैं IAAS। सिर्फ जो CAG है, वो CAG तो आमतौर पे IAS ही वहां आता है। हर मिनिस्ट्री का जो हेड है वो तो IAS बन के आता है जनरली। रेलवे थोड़ा सा बचा हुआ है, फिनेंस और फॉरेन बचा हुआ है, MEA। फॉरेन सेक्रेटरी IFS से होता है, उसमें IAS का दखल नहीं। लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी का भी जो मुखिया है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो IAS होता है। पुलिस में जो हेड है वो DGP होता है, पर DGP रिपोर्ट करता है होम सेक्रेटरी को, वो IAS होता है। बाकी सभी मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं IAS होते हैं जनरली, चाहे फाइनेंस हो, डिफेंस हो, जो भी हो। तो IAAS ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ता है, CAG का हिस्सा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुखिया तो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। CAG भी आमतौर पर कोई IAS ही होता है, लेकिन CAG के बाद के सारे रैंक्स पे जो लोग आमतौर पर काम करते हैं वो कौन से हैं? ऑडिट अकाउंट्स। और इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, ऑडिट करते हैं बेसिकली। ऑडिट का मतलब अकाउंट्स की जांच करना।
कि अकाउंट ठीक से बनाए गए हैं या नहीं, कोई घपला तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट की वजह से हमारे देश में 2 सरकारें गिर चुकी हैं। एक सरकार गिरी थी 2014 में, जो यूपीए वाली थी, उसमें सीएजी की रिपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक जो राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी 1984 से 89, उसमें बोफोर्स को लेकर जो आरोप लगे थे वो सीएजी की रिपोर्ट से लगे थे। तो 16-17 साल की नौकरी के बाद आप एक स्टेट के मुखिया बन जाते हैं इस सर्विस में, पूरे स्टेट के अकाउंटेंट जनरल हो जाते हैं, तो सर्विस बड़ी मतलब शानदार मानी जाती है। इसके बाद मैं रेलवे की एक सर्विस की बात करूंगा, आईआरएमएस ट्रैफिक। रेलवे में जो सबसे ताकतवर सर्विस है वो ट्रैफिक है। रेलवे के सारे ट्रैफिक का, रूट्स का, नई योजनाएं संचालन करना, प्लानिंग करना, वो सब आईआरटीएस या आईआरएमएसटी बोलते हैं आजकल, उसके हाथ में रहता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्विसेज हैं, कुल मिला के 7 सर्विसेज हैं। इन 7 में तो जनरली आपको यही ऑप्शन रखना चाहिए। 7 के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप में से जिनको भौकाल बहुत पसंद है, ताकत, कि मैं चलूं तो जमाना रुक जाए, ऐसे वाले आईएएस नहीं बनेंगे, एसडीएम ही बनेंगे, लेकिन नाम में डीएम होना चाहिए। जिनको ये है कि कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर ही सही, पर कलेक्टर नाम में होना चाहिए, बस टिकट कलेक्टर ना हो, बाकी कलेक्टर नाम में होना चाहिए। तो अगर आप उत्तर भारत के हैं तो यहां पर डानिक्स और डानिप्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत के हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली के हैं और आपका मन करता है कि दिल्ली में रहूं, या किसी भी यूटी से आप जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से हैं मान लीजिए, या लद्दाख से हैं, या दादरा नगर हवेली दमन दीव से हैं, या लक्षद्वीप से हैं, या अंडमान से हैं, या पौंडीचेरी से मान लीजिए, इनमें से कहीं से भी है, तो डानिक्स डानिप्स या पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। अगर पौंडीचेरी या उसके आसपास से है, और पौंडीचेरी के तहत आपने नक्शा देखा होगा भारत का, उसमें माहे भी आता है, यनम भी आता है, कराईकल भी आता है। तो पुदुचेरी तो है ही, जो तमिलनाडु का एक तरह से हिस्सा है, कराईकल भी तमिलनाडु के अंदर ही पड़ जाता है, माहे केरल में हो गया, यनम आंध्र प्रदेश की तरफ हो गया। तो इन चारों टेरिटरीज जो फ्रांस के पास थी पहले, जो फ्रांस से मिली थी हमें, उनका प्रशासन एक समझौते के तहत एक अलग सर्विस से होता है, वो ये सर्विस है। तो यदि आपको उन इलाकों में रहने का शौक हो, या किसी यूटी में रहने का शौक हो, और ताकत चाहिए, ग्रुप बी है, ध्यान रखना है, यानी थोड़ा सा पीछे रहेंगे, स्टेट के पीसीएस अधिकारी के बराबर रहेंगे, लेकिन अगर आपको उन बड़े शहरों में रहना है, बाकी सुविधाएं देखनी है, तो कई लोग यहां पर प्रेफर करते हैं इन दोनों सर्विसेज को। अगर इनको नहीं करना है, या करना है, तो इनके बाद क्या हो सकता है, अब यहां लिख लेते हैं। अब जो बाकी सर्विसेज बची हैं, उनमें से मेरे ख्याल से एक सर्विस है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। सिविल अकाउंट्स का मतलब है कि डिफेंस और रेलवे को छोड़ के बाकी सभी मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स वाला सारा काम आपके हाथ में है। दिल्ली में ही आमतौर पर रहना है, भारत सरकार के मुख्य ऑफिस के बीच में रहना है। तो ये एक शांत जीवन जीना हो, अधिकारों के साथ जीना हो, तो उसके लिए बढ़िया है। इसमें ये नहीं होता कि बहुत ताकत हो, लेकिन हाँ, एक आरामदायक और अच्छी जिंदगी तो मिली जाती है। अगर रखना हो तो मेरे ख्याल से अगर आपको घूमने का शौक है तो रेलवे अकाउंट्स कर लीजिए, उसके बाद डिफेंस अकाउंट्स। अगर आपको घूमने का बहुत शौक नहीं है तो डिफेंस अकाउंट्स पहले, रेलवे अकाउंट। रेलवे अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, आईआरएमएस ए, आजकल उसको ये बोलते हैं आईआरएमएस ए, ये वाली सर्विस। ये तीनों अकाउंट की सर्विसेज हैं। इन तीनों को आप लगभग एक क्रम में रख सकते हैं। इसके बाद जिनको थोड़ा सा पुलिसिंग का शौक है, वो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसे ले ले। रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा करनी है, लेकिन हाँ, ताकत है आपके पास, अच्छी खासी पुलिस फोर्स मिल जाती है। ट्रेन के अंदर का एसपी समझ लो, एक बाहर एसपी है, एक ट्रेन के अंदर वाला एसपी है। सारी ट्रेन के अंदर उसका मतलब चलता हुआ साम्राज्य है, उससे तो रुका हुआ है, इसका साम्राज्य भी चल रहा है। तो उस साम्राज्य के अंदर की जो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी हैं वो आरपीएफ या आईआरपीएफ एस की होती है। हाँ, पहले इसको आरपीएफ बोलते थे,
अब IRPFS लिखा हुआ है, इस बार के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ बचती है मिसलेनियस सर्विसेज, जैसे एक है इंडियन ट्रेड सर्विस, मेरे ख्याल से इसको रखना चाहिए। ट्रेड सर्विस के बाद आप रख सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को। अच्छा, एक काम कीजिए, IDAS के बाद IDES भी लिख लीजिए, डिफेंस एस्टेट सर्विस। डिफेंस एस्टेट का मतलब है कि जो कैंटोनमेंट्स का इलाका होता है ना डिफेंस वाला, उसका प्रशासन। छावनी क्षेत्र सुना है कभी? तो छावनी क्षेत्र के अंदर का IAS जो होता है कि छावनी मैं चला रहा हूं, वो जो है वो IDES वाला आदमी होता है। उन जमीनों को संभालना, वहां का प्रशासन देखना, ये सब काम जो करेगा वो IDES का व्यक्ति है। ठीक है। अब ITS के बाद ICLS हो गया, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस हुआ। फिर आप ले सकते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को। इंफॉर्मेशन को लें, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं सोच रहा हूं कि इनमें से कौन सी आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकती है। यहां रखिए इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस। ठीक। अब पोस्टल और इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन बेहतर है, IIS और उसके बाद IPS। स्पष्ट हुआ यहां तक? इसके बाद नंबर 9 पर आएंगे। अगर आपने डानिक्स वगैरह ऊपर नहीं भरा, अगर आपको ग्रुप ए ही चाहिए था, मान लीजिए, कई लोग होता है ना ग्रुप ए ही करेंगे, ग्रुप बी में नहीं जाना हमको भाई, तो उनके लिए अब समय आ गया कि वो डानिक्स या डानिक्स लिखें। जिनको, ये किन के लिए कह रहा हूं, जिनको यूटी में नहीं रहना, दिल्ली में नहीं रहना था, वो यहां लेके आएंगे। डानिक्स के बाद भरेंगे पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, और यदि आप दक्षिण भारत के तो रिवर्स कर लीजिए इसको। उत्तर भारत से हैं तो डानिक्स पहले लिख लीजिए, दक्षिण से हैं तो PPS पहले लिख लीजिए और रिवर्स कर लीजिए। और जो लास्ट में बचेगी सर्विस 23वें नंबर पे शायद, वो है AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, ग्रुप बी में है, और बाकी चारों ग्रुप बी सर्विसेज की तुलना में इसमें ताकत थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसको पीछे रखते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई? सर्विसेज सारी हो गई या कोई छूटी है? 3 और 2 5 6 7, इनको अगर यही काउंट कर लें तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हुई हैं। एक कौन सी गुम हो गई? कौन सी? IRMS ट्रैफिक हो गई, IRMS अकाउंट, हाँ IRPS पर्सनल रहेगी ना, IRMS पर्सनल उसको बोलते हैं, उसको भी यहां रख सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, बहुत ज्यादा सबकी सैलरी, रिक्रूटमेंट्स, इंटरव्यू, प्रमोशंस, ट्रेड यूनियन को मैनेज करना, वो सब काम होते हैं। तो अगर आपको बहुत, आप सोशल स्किल्स वाले आदमी हैं तो आपको उसमें बड़ा आनंद आएगा। अगर सोशल स्किल्स वाले नहीं हैं तो BP आपको मुफ्त में हो जाएगा 7 में जल्दी। ये तो होता ना कि अब जिस जॉब में आपके नेचर से अगर मैच ना करे तो तनाव ज्यादा रहता है, और मैच कर जाए तो फिर मजा है, फिर बांसुरी वाली फीलिंग आती है कि बांसुरी बजाओ। चलिए, यहां तो कोई डाउट नहीं? अगर यहां तो कोई डाउट नहीं है तो हम